हाइट क्यों दिया उसको? हेलो हेलो हेलो। पहले स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दे। किया गया। हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? चलो, शुड वी गेट स्टार्टेड? ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। I hope you guys are doing great. चलिए, we'll continue our discussion. In the first two lectures, हमने chapter number 1 complete किया था. Today we'll start with the next chapter and in our sequence we'll go to chapter number 4. देखो, वापस से in SM every chapter has a equal weightage. तो हर चैप्टर के अंदर ट्राई करना है दैट ऑल मेजोरिटी एरियाज वेयर अ डिटेल्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड उसे हम अच्छे से कवर करते हैं. तो आज हम चैप्टर नंबर 4 के साथ शुरुआत करेंगे. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉड्यूल. वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1. उसमें इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था. अभी चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. द नेम इज मिसलीडिंग बट इस चैप्टर के अंदर क्या है पहले आपको एक ओवरव्यू देते हैं एंड देन वी विल डिस्कस हाउ टू अप्रोच. चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट पोर्टफोलियो एनालिसिस अप्रोच. मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा ओल्ड सिलेबस में वी हैड समथिंग कॉल्ड एज बीसीजी मैट्रिक्स. फिर याद है हमारा मैकेंजी मॉडल था दैट इज योर जीई मॉडल. याद आ रहा है क्या? देन वी हैड समथिंग कॉल्ड एज एनसॉफ का स्ट्रेटजी. वी हैड अ एडीएल मैट्रिक्स. ये सब ना बेसिकली एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास में एक पोर्टफोलियो है मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से अगर आप लोग डील करते हैं तो उस पोर्टफोलियो को एनालाइज करके कैसे स्ट्रेटेजाइजिंग करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन था. दैट इज योर पोर्टफोलियो एनालिसिस अप्रोच. ये हमारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर आएगा. दिस इज वन थिंग. इसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजीज भी आएगी लाइक फॉर एग्जांपल आर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज जिसमें था योर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी दैट इज योर एक्सपेंशन स्टेबिलिटी. रीट्रेंचमेंट क्या है, रीट्रेंचमेंट में टर्न अराउंड क्या है, डाइवेस्टमेंट क्या है, वो सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो है वो जो ऑप्शंस है हमारे पास स्ट्रैटेजी के वो सब चैप्टर नंबर 4 के अंदर आएंगे. तो एक सेकेंड. वो सारे ऑप्शंस हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर आएंगे. सबसे पहले हम पोर्टफोलियो एनालिसिस वाला अप्रोच डिस्कस करेंगे फिर इन स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पे जाएंगे. जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस.
Online students, just give me 1 minute, we'll get started. अपोजिट साइड है मेरे लिए, ठीक है, तो कर दे बेस, तेरे सबसे सेटअप चेंज कर ले। तो आपको एक थोड़ा ओवरव्यू देता हूं, इन द मेन टाइम दे विल फिक्स अप द आईपैड वाला ऑप्शन। सुनिएगा, तो सबसे पहले अज्यूम कीजिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से वो कंपनी डील करता है। दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब उस कंपनी के लिए सबसे मुश्किल चॉइस क्या होता है? वन स्ट्रेटेजी मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। मेरे हर बिजनेस के लिए एक्सपेंशन सही नहीं होगा, हर बिजनेस के लिए स्टेबिलिटी सही नहीं होगा, एंड हर बिजनेस के लिए एक तरीके से डाइवेस्टमेंट सही नहीं होगा। तो कैन आई से मुझे मेरे बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो है उन्हें इंडिविजुअली पहले एनालाइज करना पड़ेगा और फिर उनके लिए इंडिविजुअल्स डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि भाई फॉर विच प्रोडक्ट विच सर्विस फॉर विच प्रोडक्ट विच स्ट्रेटेजी कैन बी राइट। इसीलिए एक अप्रोच होता है, इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस अप्रोच। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो एनालिसिस अप्रोच। ये एज अ हेडिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट वो जो चैप्टर के अंदर डिस्कशन है वो इसी के अराउंड है। मतलब सर, पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक कंपनी के पास में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिससे आप डील करते हैं। लाइक सिंपल एग्जांपल, यू टेक अबाउट आईटीसी। आईटीसी के पास टबैको बिजनेस है, आपका पेपर वाला बिजनेस है, उनके पास में अपना आईटी कंपनी एग्जिस्ट करता है, छोटा सा एक सर्विस एंटिटी एग्जिस्ट करता है। देन आईटीसी आल्सो हैज योर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। कैन आई से आपका होटल बिजनेस एग्जिस्ट करता है। मतलब ये सब चीजें क्या है? अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है जिससे हमारा एक पोर्टफोलियो बनता है। क्या बनता है? पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए कुछ मॉडल्स दिए हैं। वन इज बीसीजी मॉडल एंड वन इज मैकेंजी मॉडल। इसके अलावा भी दो और मॉडल हैं, पर पहले इन दोनों मॉडल के साथ हम डिस्कशन शुरू करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, एक बात सुनिएगा और नाउ टू परफॉर्म अ पोर्टफोलियो एनालिसिस, आपको सबसे पहले ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है आपके लिए? नंबर वन, कब हो रही है? सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा एसबीयू कॉन्सेप्ट क्या होता है। दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी क्या होता है। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस कर्व। थर्ड वन इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस कर्व। अतुल एसी ऑन करना। एक्सपीरियंस कर्व, ये तीन चीजें क्या है? व्हाट इज एसबीयू, व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड व्हाट इज एन एक्सपीरियंस कर्व। ये तीन चीजें इस चैप्टर के अंदर नहीं है, बट इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए टू अंडरस्टैंड पोर्टफोलियो एनालिसिस अप्रोच। मतलब सर, बिफोर आई चूज एनी मॉडल आई शुड नो व्हाट दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली मीन। इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन करता हूं, सुनिएगा। एसबीयू का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। क्या होता है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब एज अ बिजनेस हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस होगा
जहां हमको लगता है स्ट्रेटेजाइजिंग अलग ही करने का जरूरत है, मतलब सर ये बिजनेस को अगर मैं आज कट करके साइडलाइन कर दूं, ये अपने आप में सेपरेटली एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकता है। मतलब आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एंड आई बिलीव ये प्रोडक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंटली अपना टारगेट मार्केट क्रिएट कर चुका है, इसके अपने खुद के सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, इसके खुद के कोर सप्लायर्स हैं, इसका अपना खुद का एक स्ट्रेटेजाइजिंग का रिक्वायरमेंट है। तो हम बोलेंगे ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्या बन गया है, एसबीयू बन गया है। क्या बन गया है, एसबीयू। अच्छा बच्चों, जरूरी नहीं है एक प्रोडक्ट ही एसबीयू हो, समटाइम्स इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। जब एप्पल ने एयरपोर्ट्स बेचने के लिए बारे में सोचा होगा, तो एयरपोर्ट्स वो इंडिपेंडेंटली बेचना नहीं चाहता था, उसे लगा था एयरपोर्ट्स विल सेल अलोंग विद द स्मार्टफोन। इट इज लाइक अ पैकेज डील कि यार अगर लोगों को आज तक हम स्मार्टफोन के साथ में वायर्ड वाले ईयरफोन्स दे रहे हैं, तो हम उनको वायरलेस वाले ईयरफोन्स का एक ऑप्शन देंगे। शायद जो लोग स्मार्टफोन खरीदेंगे उसमें से कुछ लोग इन एयरपोर्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो जब उन्होंने बेचना शुरुआत किया तो उन्होंने ये नहीं सोचा था देयर एयरपोर्ट्स विल बी ए सेपरेट एसबीयू, उन्होंने सोचा एयरपोर्ट्स विल बी अ अ प्रोडक्ट जो साथ में बिक जाएगा अलोंग विद अ बंडल, कि जो कोई फोन खरीदेगा, आईपैड परचेस करेगा, मैकबुक परचेस करेगा, उसके साथ में ईयरबड्स सेपरेटली परचेस करेगा, तो शायद वो वायरलेस वालों को ऑप्ट कर सकता है। तो समटाइम्स इट कैन बी वन प्रोडक्ट दैट इज एसबीयू और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जिसका मिक्सचर बन के क्या बन सकता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बन सकता है। सो एसबीयू कैन बी वन ब्रांड, SBU can be one product or it can be collection of product, but important क्या है, इसके लिए ना अलग से सेपरेटली स्ट्रेटेजाइजिंग करने का जरूरत है। देयर हैज टू बी अ सेपरेट स्ट्रेटेजी फॉर दिस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब स्ट्रेटेजी के पर्पस के लिए ये प्रोडक्ट या कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक सेपरेट क्या है, अलग यूनिट है, इसलिए हम उसको बोलेंगे SBU। दूसरा चीज होता है दैट इज कॉल्ड एज product life cycle, it is called as PLC. Have you ever heard of this concept guys? Product life cycle सुना आप लोगों ने? Let me show you one diagram. आपने अगर कभी ये डायग्राम देखा होगा PLC, बट हर बिजनेस ना, हर प्रोडक्ट रादर हर सर्विस, उसका लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं। मतलब सर एक नया प्रोडक्ट पहली बार दुनिया में लॉन्च किया जाएगा, दैट इज योर इंट्रोडक्शन फेज। बहुत कम लोगों को अवेयरनेस होगा उस प्रोडक्ट के बारे में, पहले आपको थोड़ा सा मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये प्रोडक्ट का यूटिलिटी भी है या नहीं है, दैट इज योर इंट्रोडक्शन फेज। जब लोगों को थोड़ा यूटिलिटी समझ में आता है, फिर धीरे धीरे डिमांड पिकअप होना शुरू होता है, लोगों का एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो हम इंट्रोडक्शन से मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ स्टेज। फिर सर अगर मार्केट में नंबर्स कैप्चर होते हैं, थोड़ा मैच्योरिटी आ रहा है कि मतलब डिमांड में जो जंप है ना अब वो कम होना शुरू हो रहा है, नंबर ऑफ प्लेयर्स जो थे वो काफी ज्यादा हो गए कंपैरेटिवली, कंपटीशन का जो इंटेंसिटी है वो स्ट्रांग हो गया है, तो हम ग्रोथ से मूव करते हैं टुवर्ड्स द मैच्योरिटी फेज। एंड लास्ट फेज होता है डिक्लाइन फेज, जहां पर हमको लगता है अब प्रोडक्ट का डिमांड कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है, यहां पे डिमांड भी कम हो गया है, कंपटीशन की वजह से मार्जिन्स काफी फॉल हो गए हैं, एंड सर लगता है शायद यहां से आगे कोई नए बिजनेस की तरफ मूव करने के बारे में सोचना चाहिए। तो सर ये 4 फेजेस होते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। किसके अंदर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग एनालिसिस करके स्ट्रेटेजी का डिसीजन लेने वाले हैं वो 4 फेज में से कौन से फेज में है। बिकॉज सोचिए जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मैच्योरिटी फेज में रहेगा, इधर आप एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचोगे, जो डिक्लाइन फेज में रहेगा वहां पर एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचोगे, रादर ग्रोथ वाला या इंट्रोडक्शन वाला यहां पर हम एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं। सो विच स्ट्रेटेजी इज अप्रोप्रिएट व्हेन, इसके लिए हमें एसबीयू ढूंढना आना चाहिए हमारे बिजनेस में। वो एसबीयू हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में है हमें यह पता होना चाहिए। और फिर तीसरा कॉन्सेप्ट होता है एक्सपीरियंस कर्व। क्या कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दिस इज लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है एक इंडस्ट्री के अंदर, जितना टाइम हम एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं उतना हमारा एक्सपीरियंस गेन होगा, लर्निंग कर्व इंप्रूव होगा, शायद हम बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में बना पाएंगे। सो ये तीनों चीजें हमें एक्चुअली
पोर्टफोलियो एनालिसिस अप्रोच को लगाने में हेल्प करती है। मतलब इन सिंपल टर्म्स, हमें जब पोर्टफोलियो एनालिसिस को यूज करना होगा, समझना होगा, इसके लिए एसबीओ वर्ड पता होना चाहिए, पीएलसी पता होना चाहिए, एंड तीसरा क्या पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस कर्व पता होना चाहिए। एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है, ये तीनों रेस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर आएंगे। इस चैप्टर में इनमें से किसी के ऊपर भी डिस्कशन नहीं होगा, बट इनको यूज किया जाएगा अलग अलग मॉडल्स एंड अप्रोचेस के अंदर। इज दैट क्लियर टू यू? कैन वी गेट स्टार्टेड? चलो सुनिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक बिजनेस के अंदर लेट्स से मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, हाउ डू वी एनालाइज आवर पोर्टफोलियो प्रोडक्ट, ताकि हम सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर पाए। इसके लिए पहला मॉडल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज बीसीजी मॉडल। क्या डिस्कस करेंगे? बीसीजी मॉडल। अतुल रुकना एक मिनट। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर, वी आर इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बीसीजी मॉडल के साथ में। आइए पेज नंबर 4.25 बीसीजी मैट्रिक्स। अतुल online students, I'll need just 1 minute. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद बीसीजी मॉडल। नाउ बीसीजी मॉडल, बीसीजी आपको अगर नाम पता रहेगा, दुनिया के जो सबसे बड़े कंसल्टिंग फर्म्स हैं उसमें से देयर आर फ्यू ऑफ देम। वन इज कॉल्ड एज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, दैट इज बीसीजी। वन इज कॉल्ड एज मैकेंजी, थर्ड इज कॉल्ड एज बेन एंड कंपनी जो बहुत फेमस है, एंड द फोर्थ वन इज वन ऑफ द बिग फोर्स दैट इज योर डेलॉयट कंसल्टिंग। ये चार कंसल्टिंग के लिए फेमस है। ऐसा नहीं है कि ईवाई कंसल्टिंग नहीं करता है, बट द मोस्ट फेमस वंस आर बीसीजी एंड मैकेंजी। बाकी आपका जब ऑडिटिंग हो गया, इंटरनल ऑडिटिंग वाला पार्ट हो गया, टैक्सेशन वाला पार्ट हो गया, फॉर दैट वी हैव पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी एंड डेलॉयट। दीज आर द टॉप 4 फर्म्स। ये आपको रेफरेंस के लिए बताया। बीसीजी ने एक मॉडल दिया that matrix is also called as growth share matrix, also called as growth share matrix। कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मतलब बीसीजी मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या रहेगा? इट विल बी कॉल्ड एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। व्हाई? बिकॉज बीसीजी ने बोला आप एक काम करो, 2 फैक्टर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? 2 फैक्टर्स के बेसिस पे आपके जितने भी अलग अलग बिजनेसेस हैं उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो। 2 फैक्टर, 4 कैटेगरीज। ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स डिवाइड योर डिफरेंट बिजनेसेस इनटू 4 ब्रॉडर कैटेगरीज। फैक्टर कौन कौन से हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी है, एक डायग्राम मिलेगा आपको पेज नंबर 4.26 के ऊपर। इन्होंने 2 फैक्टर यूज करने के लिए बोले। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मार्केट शेयर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज ग्रोथ रेट। One is called as market share, second one is called as ग्रोथ रेट। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आपके पास में आज मार्केट शेयर कितना अच्छा है? मार्केट शेयर मतलब सिंपल है, अगर टोटल मार्केट में 100 प्रोडक्ट बिकते हैं, उसमें से अगर 40 प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं तो हम बोलेंगे 40% मार्केट शेयर आपके पास में है। मतलब सर आपका आज की तारीख में मार्केट शेयर इज अ वेरी हाई लेवल मार्केट शेयर या काफी कम मार्केट शेयर है आपके पास में, ये एक क्राइटेरिया दे दिया।
दूसरा क्राइटेरिया, जिस भी प्रोडक्ट के इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में आज ग्रोथ रेट क्या है, उस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ रेट 20% का है, 30% का है, 40% का है, मतलब ग्रोथ रेट इज हाई और ग्रोथ रेट इज लो। दो चीजें हैं, एक आपका मार्केट शेयर कितना है, दूसरा जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट अच्छा है या नहीं है। ये दो फैक्टर के बेसिस पे, लेट्स से यू हैव these different businesses, one of them can be a star, three of them can be question mark, two can be your dogs and one can be cash cow। ये चारों जो है these are four category of SBUs, ये चारों जो है वो क्या है, four कैटेगरी ऑफ SBUs है। बट कौन सा कैटेगरी में कब प्रोडक्ट आएगा वो डिपेंडेंट किस फैक्टर पे है, दो फैक्टर पे, वन इज कॉल्ड एज मार्केट ग्रोथ रेट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज मार्केट शेयर। इसीलिए द मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों में मार्केट वर्ड कॉमन है। उन्होंने मार्केट वर्ड को साइड में कर दिया और बोला मार्केट में कितना ग्रोथ है एंड कितना शेयर है आपका आज की तारीख में, इसके बेसिस पे एक मैट्रिक्स बिल्ड किया है। मतलब समझिए, आपके पास एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, सबके लिए एक सही स्ट्रेटजी नहीं हो सकता है, आपको हर प्रोडक्ट के लिए शायद अलग अलग स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। तो पहले आपका कौन सा प्रोडक्ट स्टार है वो समझो, आपका कौन सा प्रोडक्ट कैश काउ है वो समझो, कौन सा प्रोडक्ट डॉग कैटेगरी में आता है। कैन आई से 4 कैटेगरी ऑफ SBUs आर स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग। कौन सा वाला प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आएगा वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, मार्केट में आपका शेयर कितना है एंड उस इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट कितना है। इन दोनों के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे इज योर प्रोडक्ट अ स्टार और इज योर प्रोडक्ट अ क्वेश्चन मार्क और मे बी अ कैश काउ और मे बी अ डॉग। वापस से जीई जो आपका BCG मॉडल है, BCG मॉडल आप क्यों यूज कर रहे हो, आप पोर्टफोलियो का एनालाइज करना चाहते हो। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं, सबके लिए एक स्ट्रेटजी सही नहीं होगा, इसीलिए वो बोलता है पहले 4 अलग अलग कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड कीजिए। तो मतलब सर BCG मॉडल में 2 फैक्टर कौन कौन से हो गए, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। फिर बोला इसके बेसिस पे 4 SBUs के ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास में, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉग। अब समझिए इंडिविजुअली ये SBU का मतलब क्या है, समझिए। स्टार कैटेगरी मतलब आपका मार्केट शेयर क्या है, हाई है एंड ग्रोथ रेट भी क्या है, हाई। कैन आई से दिस इज द बेस्ट कैटेगरी। तो मतलब आपका जो बेस्ट परफॉर्मिंग बिजनेस रहेगा जहां पे आज मार्केट शेयर भी जबरदस्त है एंड एट द सेम टाइम बढ़िया ग्रोथ रेट भी है ईयर ऑन ईयर, उस कैटेगरी ऑफ बिजनेस को मैं क्या बोल दूंगा, स्टार बिजनेस। जहां हमें लगता है सर आज मार्केट शेयर लो है, मार्केट शेयर क्या है, काफी कम है, बट ग्रोथ रेट क्या है, हाई है, मतलब अच्छा पोटेंशियल फ्यूचर में दिखता है, बट आज मार्केट शेयर आपके पास में कम है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, क्वेश्चन मार्क कहलाएगा। कहना इसे हर बिजनेस चाहेगा क्वेश्चन मार्क शुड बिकम अ स्टार, क्योंकि सिंपल है उधर अच्छा ग्रोथ रेट भी है, बस हमारा मार्केट शेयर ग्रो होना चाहिए। मार्केट शेयर अगर लो से हाई जाएगा तो कहना इसे मेरा क्वेश्चन मार्क स्टार बन जाएगा, हाँ या ना। थर्ड ऑप्शन, कैन यू सी वर्ड कैश काउ। कैश काउ में क्या हो रहा है, आपको बोला जा रहा है मार्केट शेयर क्या है, बहुत बढ़िया है। कैश काउ में बोल रहा है मार्केट शेयर क्या है, इज हाई, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, आपका ग्रोथ रेट खत्म हो गया है। कहना इसे ये तब होगा जब हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में आ गया है। प्रोडक्ट कौन से स्टेज में आ गया है, मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज मतलब अब यहां पे ग्रोथ कंपैरेटिवली कम है, बट आपने बहुत सालों से इस बिजनेस को रन किया है, इसलिए आपका मार्केट शेयर क्या हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। इसीलिए आपका ये कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, कैश काउ कहलाएगा। एंड द लास्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज डॉग कैटेगरी। इनको डॉग्स पसंद नहीं है, इसलिए इन्होंने बोला जो प्रोडक्ट्स के अंदर मार्केट शेयर भी कम है एंड ग्रोथ रेट भी बहुत कम है, वो कैटेगरी कहलाएगी डॉग कैटेगरी। दैट्स हाउ दे हैव बाइफरकेटेड 4 टाइप्स ऑफ SBUs। वापस से कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं, BCG मॉडल। हालांकि ICAI को फर्क नहीं पड़ता है, ये पोर्टफोलियो एनालिसिस अप्रोच है। अगर फर्क पड़ता तो वो लिखता पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है। ICAI doesn't care, what they care is there is a BCG model that was made in 50 years back, 1970s. Yeah, it's a very old model
वी डोंट अप्लाई लाइक दिस एज इट इज टुडे, बट स्टिल हमें क्या पता करना है, बीसीजी ने एक मॉडल दिया जिसमें फैक्टर कौन कौन से हैं, दो, कौन कौन सा, मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। दूसरा चीज, हमने चार अलग अलग एसबीयू से कैटेगरीज कौन कौन से बनाए, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउज एंड डॉग्स। अब एक काम करते हैं, इन चारों के बारे में डिस्कशन करते हैं इंडिविजुअली। आईसीआई जब क्वेश्चन पूछेगा, ये चार कैटेगरीज के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आइए, इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 4.25, सबसे पहले BCG मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मार्क द वर्ड, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। इसमें सर वर्टिकल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ रेट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्केट शेयर। ठीक है, नीचे आइए, स्टार्स क्या होंगे, ये हमारे वो एसबीयूज है, दिख रहा है क्या बड़े एसबीयूज, या हमारे वो प्रोडक्ट्स हैं विच आर ग्रोइंग रैपिडली। ऑब्वियसली हमें हेवी इन्वेस्टमेंट्स लगेंगे टू मेंटेन द पोजीशन, क्योंकि यहां पर हमारा मार्केट शेयर ज्यादा था, उसे मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंटली पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। क्या ना, इससे देयर गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन, यस, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सर, मार्केट शेयर भी बढ़िया है, ग्रोथ रेट भी बढ़िया है, तो और पैसा इन्वेस्ट कीजिए और एक्सपेंशन कीजिएगा। क्या स्टार समझ में आया आपको? सर नीचे आइए, कैश काउस। कैश काउ में मार्केट शेयर बढ़िया था हमारे पास में, बट यहां पे ग्रोथ रेट कम हो गया, तो कहना इसे ज्यादा पैसा नया इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है, बिकॉज ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, लिमिटेड है। रादर उल्टा सोचिए, मार्केट शेयर बढ़िया है, ग्रोथ पोटेंशियल कम है, तो जितना पैसा निकाल सकते हैं निकालिएगा, और ये पैसा निकाल करके दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। तो कैश काउ के लिए बोलता है, दे डू नॉट हैव अ ग्रेट ग्रोथ, सो दे आर कॉल्ड एज लो ग्रोथ बट हाई मार्केट शेयर बिजनेसेस। Can I say they will need less investments to maintain their market share? Rather, आप एक काम कर सकते हैं, यहां से पैसा निकाल करके दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्गर रन के अंदर जब ग्रोथ रेट कम हो जाता है, हमारे स्टार्स क्या बन जाते हैं, कैश काउस बन जाते हैं। कैन वी से साइकिल शुड बी लाइक दिस, एक कंपनी चाहेगा क्वेश्चन मार्क को स्टार में कन्वर्ट करना, क्योंकि वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहेगा। जब ऑटोमेटिकली ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, कैन आई से स्टार विल बिकम अ कैश काउ, यस और नो? अब वो कैश काउ में बहुत साल तक रह सकता है, जब तक प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज में अटक के रह जाएगा। उसके बाद में वो डॉग बनेगा कि नहीं बनेगा, वो सब्जेक्टिव कैटेगरी है, बोलना बहुत मुश्किल है। बट जनरली क्वेश्चन मार्क को हम स्टार बनाना चाहेंगे, एंड स्टार अपने आप क्या बन जाएगा, कैश काउ बन जाएगा। क्या आपको मीनिंग ऑफ कैश काउ क्लियर है? क्या स्टार कैश काउ दोनों क्लियर है? कैन वी गो नेक्स्ट, थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन मार्क। ये ना एक डाइसी सिचुएशन है, यहां ना मेरा मार्केट शेयर कम है बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। दिस इज वेयर यू बिलीव देयर इज अपॉर्चुनिटी, बट व्हाट यू आर स्कैर्ड इज, आई डोंट हैव अ मार्केट शेयर, मैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाऊंगा, शायद गारंटी नहीं है ना हर मेरा क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा, स्टार बनेगा। देखो हर बिजनेस चाहता ही है उसका ऑब्वियसली नया नया प्रोडक्ट जो वो लॉन्च करते रहे वो आगे बढ़े, बट देयर इज नो गारंटी दैट एवरीथिंग व्हाट यू डू एक्चुअली बिकम्स अ स्टार फॉर यू। सो इसीलिए यहां पे थोड़ा नेगेटिव भी है। समटाइम्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉब्लम चिल्ड्रन और वाइल्ड कैट्स। क्या बोलना चाहता मालूम नहीं, ठीक है, प्रॉब्लमैटिक है। लो मार्केट शेयर बिजनेसेस जहां पे ग्रोथ रेट क्या है, हाई है। यू नीड टू पुट लॉट ऑफ कैश, बट प्रॉब्लम क्या है, इट कैन बिकम अ कैश ट्रैप ऑल्सो। बहुत पैसा इन्वेस्ट करेंगे, व्हाट इफ क्वेश्चन मार्क डजंट बिकम अ स्टार, तो कहना है इसे हमारा पैसा क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। दे विल नीड हेवी इन्वेस्टमेंट्स, बट सर कोई गारंटी नहीं है कि हर बार आपका क्वेश्चन मार्क स्टार बनने ही वाला है। सो इफ क्वेश्चन मार्क इज लेफ्ट अनअटेंडेड, दे आर केपेबल ऑफ बिकमिंग cash traps. Since growth rate is high, increasing it should be relatively easier. क्योंकि growth rate अच्छा है तो शायद आप market share easily बढ़ा भी पाएंगे, क्योंकि market में growth भी बढ़िया है। But sir, there is no guarantee. Question mark is a, you can say a questionable situation. You should be careful before making a decision. क्या आपको थोड़ा स्टार कैश का क्वेश्चन मार्क समझा क्या? डॉग तो एकदम टाइम पास है, कुछ नहीं। लो ग्रोथ लो शेयर, शायद या तो सफिशिएंट कैश है कि आप मेंटेन कर पाओगे, सरवाइव कर पाओगे, या कभी कभी सर्वाइवल के लिए पैसा भी लगेगा। दैट इज योर डॉग कैटेगरी, नथिंग ग्रेट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। वापस से कौन से मॉडल में है, बीसीजी, दो फैक्टर, चार कैटेगरी ऑफ एसबीयूज, समझा क्या? 100%। यू हैव 2 मिनट्स, इतना रिवाइज करो, आगे बढ़ेंगे।
ग्रोथ रेट सिंपल शब्दों में मतलब होता है, ऑनलाइन पब्लिक किसी को डाउट आया, ईयर ऑन ईयर इस इंडस्ट्री में रेवेन्यू पोटेंशियल कितना बढ़ता है। ये इंडस्ट्री में लास्ट ईयर सारे कंपनीज का कलेक्टिव रेवेन्यू 1 मिलियन था, मैं बोलता हूँ वहां से वो 1.3 मिलियन पे आ गए। कैन आई से देयर इज अ जंप। ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट्स कि आपका टारगेट मार्केट का साइज बढ़ रहा है या टारगेट मार्केट का साइज सेम है पर वो जितना पैसा खर्च करना चाहता है वो नंबर बढ़ रहा है। यू शुड सी अ जंप इन द ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ अ इंडस्ट्री, वी से दैट इज अ ग्रोथ रेट। वो हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं। अगर हमको वो नंबर परसेंटेज में अच्छा लगता है तो हमें लगता है उस इंडस्ट्री में पोटेंशियल क्या है, अच्छा है। ठीक है, अब बीसीजी मैट्रिक्स में उन्होंने 4 स्ट्रेटेजीज भी दी है। देखो, 2 फैक्टर, 4 कैटेगरी ऑफ एसबीयूज एंड देन 4 स्ट्रेटेजीज। दे आर कॉल्ड एज बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। अगले पेज पे आइए, पॉइंट नंबर 4 में देखिए, उन्होंने पोस्ट आइडेंटिफिकेशन, पोस्ट आइडेंटिफिकेशन मतलब एक बार अगर आपने ढूंढ लिया कि मेरे पास में प्रोडक्ट स्टार है या मेरा प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है या मेरा प्रोडक्ट लेट्स से डॉग है या मेरा प्रोडक्ट कैश काउ है, उसके हिसाब से आपको 4 स्ट्रैटेजी के ऑप्शंस दिए हैं। मतलब सर, सबसे पहले आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को इस डायग्राम में प्लॉट करोगे कि भाई व्हाट ऑल कैश काउस वी हैव, व्हाट ऑल डॉग्स वी हैव, व्हाट ऑल लेट्स से स्टार्स वी हैव एंड व्हाट ऑल क्वेश्चन मार्क्स वी हैव, एंड देन यू डिसाइड वन ऑफ द राइट स्ट्रेटजीज आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। क्या क्या 4 ऑप्शन दिया है? पहला है बिल्ड, दूसरा है होल्ड, तीसरा है हार्वेस्ट एंड चौथा है डाइवेस्ट। द मोस्ट डिफिकल्ट वन इज डाइवेस्ट। कुछ नहीं करने का, बेचने का। डाइवेस्ट का मतलब लिक्विडेट करने से डॉग कैटेगरी कुछ करके फायदा नहीं है। आपको लगता है रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कहीं और हो सकता है, चुपचाप ही धंधा बेच करके बाहर निकल जाना चाहिए। इन्होंने नहीं बताया कौन सा स्ट्रेटजी किसके लिए सही है, ये तुमको अजम्पशन लगाने का है, बट ऑब्वियसली डाइवेस्ट पढ़ के समझ में आ जाएगा डॉग के लिए सही है। लिखने की जरूरत नहीं, पता होना चाहिए। डाइवेस्ट का मतलब क्या है? लिक्विडेट, रिमूव योर मनी, पुट दिस मनी समवेयर एल्स। इज दिस क्लियर टू यू? नंबर 2 इज कॉल्ड एज हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है कि यार जो आपने ग्रो किया था, जो आपने पैसा बिल्ड किया था, उसमें से आप पैसा बाहर निकालना चाहेंगे, बट दिस इज नॉट एग्जिटिंग द बिजनेस, दिस इज जस्ट रिमूविंग द मनी, स्टिल कंटिन्यूइंग द बिजनेस, बट मे बी यूजिंग दिस मनी फॉर सम अदर पर्पसेस एट द सेम टाइम पैरेलली। ये आपके लिए कैश काउ जैसे साउंड करेगा। यहां पर आप इंक्रीज करना चाहोगे शॉर्ट टर्म कैश फ्लो रिगार्डलेस ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको आज लग रहा है मेरा मार्केट शेयर क्या है, बहुत स्ट्रांग है, मेरा मार्केट क्या है, बहुत हाई है, कैश काउ में योर मार्केट शेयर इज हाई, तो आज आप जितना पैसा बाहर निकाल सकते हो उतना बढ़िया है। इट डज नॉट मैटर फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, रादर आपको ऑलरेडी पता है फ्यूचर में ग्रोथ रेट ऑलरेडी एक्सपेक्टेड टू बी लो, तो इसीलिए राइट नाउ extract and take out as much money as possible and use that for, maybe यहां से पैसा निकाल के क्वेश्चन ऑफ में डाल दो ऑब्वियसली, या यहां से पैसा निकाल के स्टार में इन्वेस्ट करते जाओ इफ यू हैव लॉट ऑफ स्टार्स ऑलरेडी। इज दिस क्लियर टू यू? ये सब इंटरप्रिटेशंस हैं, उन्होंने सिंपल सिंपल लिखा है। आप क्या करना चाहेंगे इस केस में? शॉर्ट टर्म के बारे में सोचेंगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका स्ट्रेटजी क्या कहलाएगा? हार्वेस्ट स्ट्रेटजी कहलाएगा। थर्ड वन, कैन यू सी ये वर्ड होल्ड स्ट्रेटजी? इधर सिर्फ एक वर्ड लिखा है, यू वांट टू प्रिजर्व योर मार्केट शेयर। नॉर्मली मार्केट शेयर प्रिजर्व करने के लिए 2 ही जगह पे है तुम्हारे पास में, इधर तो मार्केट शेयर है ही नहीं तुम्हारे पास। क्वेश्चन मांगे प्रिजर्व क्या करोगे? मार्केट शेयर इज लो, where will you preserve the market share? Either star or cash cow. Normally it's the star, that is where you would want to preserve your market share, but कैसा होता है, सब्जेक्टिव है ये। अभी मेरा बिजनेस अगर एफएमसीजी है जहां पे मेरे को मालूम है कंसिस्टेंटली मैच्योरिटी फेज ही रहने वाला है, लोग कंज्यूम करते जाएंगे, तो शायद कैश काउ के अंदर भी मैं क्या करना चाहूंगा? प्रिजर्व करना चाहूंगा, शायद सेम पोजीशन को बस कंटिन्यूअसली रिटेन करना चाहूंगा, तो आप ये सेम चीज कैश काउ के लिए भी अप्लाई कर सकते
सकते हैं, बट दोनों सिचुएशन में आप प्रिजर्व क्या करना चाहते हैं, मार्केट शेयर को प्रिजर्व करना चाहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज होल्ड स्ट्रेटेजी. बिल्ड देखो क्या बोलता है, यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव है टू मार्क द वर्ड इंक्रीज मार्केट शेयर even by foregoing short-term earnings in the favor of building a strong future with large market share. यहां पर आप ना मार्केट शेयर बिल्ड करना चाहते हो, तो एकदम लॉजिकल जो साउंड करने वाला सिचुएशन है वो है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहीं पे मार्केट शेयर बिल्ड करके फायदा है, यू कैन बिकम अ स्टार. इधर मार्केट शेयर बिल्ड करके ज्यादा फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट शेयर बिल्ड भी कर लिया तभी कैश का भी बनने वाला है. Are you understanding my point? तो can I say the more sensible build strategy will be for question mark, ताकि वो आपको बिल्ड करके क्या बन सकता है आपके लिए, शायद स्टार बन सकता है. ये अभी समझिए मेरा बात, दे ऑल आर ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन. अगर आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे, लोगों ने इनको अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेकेड्स में अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया है. बेसिक 4 मीनिंग जो है इनका, ये बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट, वो एक एक लाइन में लिख के दिया है. अदरवाइज आई वुड से देयर इज नो गारंटी. आप एज इट इज सीधे ये सोच के डिसीजन नहीं लेते हैं, रादर उसको बीसीजी को क्रिटिसाइज भी किया, आगे जाने के बाद आपको समझेगा. हमें क्या पता होना चाहिए, एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो स्पेसिफिकली पूछेगा बीसीजी मॉडल में क्या 4 स्ट्रेटेजीज बताई है. दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन दीज 4, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट. Mark this as a specific question. This has been asked multiple times. ऐसा पूछेगा तो आपको बताने का सबसे पहले BCG मैट्रिक्स जो है ना, it is also called as growth share matrix. Vertical axis, horizontal axis क्या क्या represent करता है, market growth rate, market share. इतना लिखने का इंट्रोडक्शन में. It is also known as growth share matrix. Vertical, horizontal क्या क्या represent करता है, इंट्रोडक्शन दिया, चारों स्ट्रेटेजी बता देने का. कौन कौन सा, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइव. इधर कोई ऑप्शन नहीं है, एज इट इज. इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये ढंग से पढ़ने का, इधर आपके पास में अपने मन से लिखने का स्कोप ही नहीं है. ये लाइन ऐसा ही आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 8-10 लाइन का जो पैराग्राफ था उसमें से एक ही लाइन को पिक लिया है, तो आपको उतना ही लिखना पड़ेगा, कोई और लिखने का स्कोप नहीं है. दिस कैन बी अ कॉमन क्वेश्चन. स्ट्रेटेजीज जो रेकमेंड किए गए हैं अंडर बीसीजी मॉडल. इज दैट क्लियर टू यू? सेकेंड क्वेश्चन, बीसीजी मॉडल क्या होता है एंड उसमें अलग अलग एसबीयूज के कैटेगरीज के ऑप्शंस क्या क्या हैं. इसमें सेम पहले पॉइंट नंबर 1 इंटू सेम रहेंगे. बीसीजी मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स. वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस. इस बार डायग्राम बनाना पड़ेगा. कौन सा डायग्राम, ये डायग्राम. दिस डायग्राम विल कम नाउ एंड आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द कैश काउ, व्हाट इज द डॉग, व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क एंड व्हाट इज द स्टार. हर एक वर्ड के बाद में कम से कम 2-2 लाइन लिखना पड़ेगा एंड डायग्राम को क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा आंसर के अंदर. तब जाके आपका 4 या 5 मार्क का आंसर कंप्लीट होगा. तब आपको स्ट्रेटेजीज लिखने की जरूरत नहीं है. अगर जनरल मॉडल पूछे, you don't have to write the strategy. The focus will be on the 4 SBUs. If they ask you specifically strategies, then you write the strategies as the answer. Is this clear to you? एग्जाम आना था जब 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता था, अब नहीं आता है. तब तो पूरा 2 पेज एज इट इज लिखना पड़ता था. You understand this? The time is gone. But the model is same. Do you understand BCG? Can we go to number 2? अगला मॉडल पढ़ेंगे जो इसका कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड एज मैकेंजी मॉडल. आइए, जीई मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज मैकेंजी मॉडल. 4.27. सर, हाउ टू ड्रॉ कैश काउ एंड डॉग? डोंट ड्रॉ, जस्ट राइट कैश काउ. अरे अलग ही प्रॉब्लम है ना लाइफ के. बहुत डाउट अगर आया ना तो एक काम करने का, बॉम्बे में बीसीजी मैकेंजी का ऑफिस है, गूगल पे उनका ऑफिस एड्रेस सर्च करो. मेरे को लगता है उधर जाओ, उनसे पूछो ये मॉडल मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं ड्रॉ कैसे करूं, तुम बताओ. Let's go to number 2, McKinsey model. McKinsey model is also called as GE model. General Electric is a US entity. उन्होंने उसके लिए एक मॉडल अप्लाई किया था. It's a very old concept. थोड़ा बेटर वर्जन है BCG का, but कम फैंसी है. Straightforward model है. This is called as GE because the model was applied for the first time on the company called as General Electric. And this is also called as, mark the word, 9-cell matrix. It is also called as
9 सेल मैट्रिक्स, बिकॉज मॉडल को उन्होंने 9 बॉक्सेस में डिवाइड किया है, पूरे मॉडल को उन्होंने 9 बॉक्सेस में डिवाइड किया, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज 9 सेल मैट्रिक्स। अलग अलग नाम है, मैकेंजी मॉडल बोल दो, जीई मॉडल बोल दो, जीई इज जनरल इलेक्ट्रिक, 9 सेल मैट्रिक्स बोल दो, या फिर आपका जो ट्रैफिक लाइट उन्होंने बेस यूज किया एंड उसके हिसाब से उन्होंने मॉडल को अप्लाई किया है। तो अ मॉडल विच इज यूजिंग ट्रैफिक लाइट एज अ बेस फॉर द पोर्टफोलियो एनालिसिस अप्रोच, वो मॉडल भी क्या कहलाएगा, जीई या मैकेंजी मॉडल ही कहलाएगा। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, मैकेंजी ने थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाया। उन्होंने क्या बोला, जो बीसीजी ने गलती किया हमको थोड़ा सा दुनिया को बताना चाहिए, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो इन्होंने बोला आपको बीसीजी ने 2 फैक्टर दिए, कौन कौन से, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर, बराबर है कि नहीं? मैकेंजी ने बोला वो इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर देयर आर 2 बेटर वर्ड्स। इन्होंने 2 वर्ड यूज किए, वन इज कॉल्ड एज मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज बिजनेस स्ट्रेंथ। इन्होंने बोला उनके 2 फैक्टर के बजाय ये 2 फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड रादर ये फैक्टर काफी ब्रॉडर फैक्टर है। वन इज कॉल्ड एज मार्केट अट्रैक्टिवनेस, सेकंड इज कॉल्ड एज बिजनेस स्ट्रेंथ। ये क्या बोलता है, डोंट थिंक लाइक दिस कि आज मार्केट शेयर कितना है, आज मार्केट शेयर कम हो सकता है बिकॉज इट कैन बी अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि बिजनेस स्ट्रांग नहीं है। मार्केट शेयर कम होना, आई अंडरस्टैंड, ये एक फैक्टर है जिससे पता चलता है स्ट्रॉन्ग बिजनेस कौन है। मैं बोलता हूं ना, किसी के पास 80% मार्केट शेयर है, किसी के पास 20% मार्केट शेयर है, पर उल्टा सोचो, मे बी ये नया वाला इंसान या नया वाला बिजनेस 1 महीने पहले आया होगा, एक साल भर पहले आया होगा, जिसके पास 0 मार्केट शेयर था, 0 से 20% पे आ गया, एंड सामने वाला 100% पे था, वो 100 से 80 पे आ गया। सो कैन आई से करंट मार्केट शेयर देख करके डिसीजन मेकिंग सही नहीं है। मार्केट शेयर जैसे एक फैक्टर है कि भाई आप एज अ बिजनेस स्ट्रांग हो के नहीं हो, बट बिजनेस का स्ट्रेंथ जो है मार्केट शेयर के अलावा और बहुत चीजों से पता चलता है। आपका ब्रांड लॉयल्टी कितना है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन क्या है, आपके पास में कोर कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है। सो यू नो, आप अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ को सिर्फ मार्केट शेयर के बेसिस पे इवैल्यूएट मत करो। दूसरा चीज, इन्होंने ये बोला आज मार्केट में ग्रोथ रेट 15% है, क्या गारंटी है हर साल से 15% ही चलेगा क्या? मार्केट ग्रोथ रेट भी छोटा फैक्टर है, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कंसीडर करनी चाहिए। तो जीई मॉडल या मैकेंजी मॉडल थोड़ा ब्रॉडर वर्जन था किसका, बीसीजी मैट्रिक्स का। पढ़िए, कम टू पेज नंबर 4.27, देखो क्या बोलता है। सर, this model will focus on 2 factors. One is called as business strength and the second one is called as market attractiveness. अब देखिए, मार्केट अट्रैक्टिवनेस के अंदर वो क्या क्या कवर करता है। देखिए, मार्केट ग्रोथ रेट भी कवर करता है क्या? मतलब वो बोलता है मार्केट ग्रोथ रेट इज जस्ट वन फैक्टर, उसके अलावा इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपटीशन बहुत खराब है या बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी कितना आसानी से अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, प्राइसिंग ट्रेंड कैसा है, ओवरऑल इंडस्ट्री में रिस्क कितना है, कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम प्रोडक्ट सर्विसेज में डिफरेंशिएशन करके नया प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इस सबसे पता चलता है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है कि नहीं है। सिर्फ ग्रोथ रेट बढ़िया है इज नॉट द राइट वे यू डिसाइड कि मैंने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्टली उन्होंने बोला ग्रोथ रेट के बजाय फोकस कीजिए ऑन द वर्ड दैट इज कॉल्ड एज मार्केट अट्रैक्टिवनेस, दैट इंक्लूड्स द वर्ड ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट एक छोटा कॉन्सेप्ट है, अट्रैक्टिवनेस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। सिमिलरली नीचे आया दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस स्ट्रेंथ। इसमें बोला मार्केट शेयर अच्छा है, मार्केट शेयर के अलावा बाकी फैक्टर भी देखिएगा कि मार्केट शेयर में भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है। लास्ट ईयर आपका मार्केट शेयर 10% था, इस साल मैं बोलता हूं मार्केट शेयर 20% हो गया, इट्स 100% जंप। तो इससे पता चलेगा मे बी तेरा मार्केट शेयर आज भी 20 है, पर जिस स्पीड से जा रहा है मे बी अगले साल इट इज गोइंग टू बी 40%। तो कैन आई से सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म्स में आज मार्केट शेयर कितना है दैट इज अ वेरी स्मॉल फैक्टर, उसमें ग्रोथ कितना है वो देखो, तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो देखो, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बढ़िया हो सकता है, ब्रांड लॉयल्टी हो सकता है, कस्टमर लॉयल्टी हो सकता है, तुमने कोई टेक बिल्ड किया होगा जो बहुत अच्छा हो सकता है, देयर कैन बी समथिंग व्हिच इज वर्किंग इन योर फेवर। इसीलिए आपने जब इवैल्यूएशन करना है तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट शेयर को नहीं देखना है, क्या देखना है, बिजनेस स्ट्रेंथ देखना है। क्या देखना है, बिजनेस स्ट्रेंथ। सबसे पहले बीसीजी मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर, मैकेंजी अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ये दोनों इसका पार्ट है। इज दिस क्लियर टू यू? सर, मैकेंजी मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज 9 सेल मैट्रिक्स और जीई मॉडल, और ऑल्सो कॉल्ड एज जीई मॉडल। समझा क्या?
आइए नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम देखिए। सेम दो फैक्टर आएंगे, बिजनेस स्ट्रेंथ, मार्केट अट्रैक्टिवनेस। या तो आप बहुत स्ट्रांग होंगे, या आप एवरेज होंगे, या वीक रहेंगे। अट्रैक्टिवनेस, या तो इंडस्ट्री इज हाईली अट्रैक्टिव, मतलब एवरीवन वांट्स टू बी इन दैट इंडस्ट्री, या मीडियम रहेगा या लो रहेगा। कुछ नहीं, उसने हाई लो लिया था, इसने मीडियम ऐड कर दिया, तो इसका मतलब 4 सेल मैट्रिक्स की जगह 9 सेल मैट्रिक्स हो गया। अब ऑब्वियसली जो ग्रीन जोन के अंदर है, कैन आई से वो रिप्रेजेंट करता है, इधर अभी भी अच्छा स्कोप है। थिंक अबाउट दिस, बिजनेस स्ट्रेंथ यू आर स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिवनेस हाई, एज मच जितना जितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जितना एक्सपेंशन कर सकते हो, उतना आपका फायदा होगा। कैन आई से ग्रीन जोन इन्वेस्ट ग्रो नो प्रॉब्लम एट ऑल, येलो जोन इज अ कॉशियस सिचुएशन। जैसे आपका लाइट रहता है ना, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। ग्रीन के अंदर पुट एज मच मनी एज पॉसिबल, ग्रो, एक्सपैंड। एम्बर और येलो लाइट, दैट मीन्स यू नीड टू बी कॉशियस, एंड रेड लाइट रिप्रेजेंट्स यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, इधर वो बोल रहा है हार्वेस्ट करो, पैसा निकालो, डाइवेस्ट करो। बीच वाले में बोल रहा है, येलो वाले में सेलेक्टिव, मतलब थोड़ा कॉशियस रहो, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। फ्रॉम येलो यू कैन गो टू ग्रीन, और येलो यू कैन ऑल्सो गो टू रेड। आपके लिए बहुत कॉशियस सिचुएशन रहेगा, एंड ग्रीन इज अ परफेक्ट स्पॉट, आइडियली आप एक्सपेंशन के लिए जा सकते हो। नीचे देखिए, इफ अ प्रोडक्ट फॉल्स इन ग्रीन सेक्शन, अब क्या करेंगे, एडवांटेजेस पोजीशन है, एक्सपैंड करो, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो। इफ अ प्रोडक्ट इज इन अ येलो जोन, यू नीड टू बी कॉशियस, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। इफ यू आर इन रेड जोन, ऑब्वियसली आपके लिए बहुत टफ सिचुएशन होने वाला है, या तो आपको डाइवेस्ट करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा, या रिट्रेंच करना पड़ेगा। समझा क्या? क्या आपको मैकेंजी मॉडल समझ में आया? सबसे पहले, द मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीई मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड एज 9 सेल मैट्रिक्स। कौन से दो फैक्टर यूज करता है? बिजनेस के अंदर स्ट्रेंथ कितना है एंड मार्केट अट्रैक्टिव कितना है। दोनों के अंदर एटलीस्ट 4 पॉइंट आने चाहिए। एनी 4 मार्क करके रखो, एनी 4 यू शुड रिमेंबर। पूछ सकता है आपको एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन मार्केट business strength and market attractiveness. Any four factors each you should remember. Obviously एक तो याद ही रहेगा, BCG वाला। ओके, फिर सर ये मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लिए डायग्राम बनाने का, डायग्राम बना के 3 लाइन लिखने का, 1 लाइन फॉर येलो, 1 लाइन फॉर ग्रीन, 1 लाइन फॉर रेड, खत्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल एकदम। थोड़ा समझा क्या? हाँ, क्यों प्रॉब्लम क्या है? हो सकते हैं ना। और उल्टा सोच, या वो नहीं बोल रहा फैक्टर क्या क्या है, या वो बोल रहा है मैं बता रहा हूं सिर्फ बीसीजे से मत सोचो। कंसल्टेंट अज्यूम कर ले सिचुएशन, एक कंसल्टेंट तेरे को बोलता है ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, मार्केट शेयर बढ़िया है, ग्रो कर। समझा? या तूने बोला ग्रोथ रेट आज बढ़िया लग रहा है ना, पुट एज मच मनी एज पॉसिबल। दूसरा क्या बोल रहा है? वेट, सब्जेक्टिव, आई विल गिव यू 4 सिचुएशंस, in every situation think and then make a decision. These factors will keep on changing from industry to industry. Brand loyalty may not be important in the sunglasses what you're wearing. Are you understanding this? Subjective है, उसके अंदर भी अभी तुम मतलब there are different categories of population. किसी के लिए brand loyalty बहुत important होगा, किसी के लिए बिल्कुल important नहीं होगा। तो factors are general. Important ये है कि दोनों approach में से एक narrow था, एक broader था, तो ये पता होना चाहिए मेरे को। और बोला Do you understand the BCG model and McKinsey model? अब देखो नीचे, कैन यू सी अ नोट, इसको मार्क करना है इंपॉर्टेंट फॉर एसक्यू। मैकेंजी मॉडल एग्जाम के लिए इजी है, इसमें कोई स्ट्रेटजीज वगैरह नहीं दी है, डायरेक्टली सीधा मॉडल एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड 1 स्टेटमेंट ईच। सो इफ द क्वेश्चन कम्स, डायग्राम में मॉडल लिखना पड़ेगा। हाउ शुड बी योर आंसर? नंबर 1, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीई मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड एज 9 सेल मैट्रिक्स। क्या क्या दो फैक्टर यूज करेंगे?
बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस, उसके अंदर कुछ दो तीन एग्जांपल्स दे देंगे, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बोलेंगे अगर आपका प्रोडक्ट ग्रीन जोन में है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, अगर आपका प्रोडक्ट रेड जोन में है तो शायद आपने लिक्विडेट करने के बारे में सोचना चाहिए, डाइवेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, अगर आप येलो जोन के अंदर है तो आपने बहुत कॉशियस होकर के, बहुत सोच समझ करके स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे तीनों के बारे में एक एक लाइन लिखने का। दिस विल बी द एंड ऑफ योर मैकेंजी मॉडल। बट वो एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बीसीजी एंड मैकेंजी। बट ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा सिर्फ, तो दोनों का डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। वो जानना चाहता है सिर्फ ये 2 सेंटेंस, वेरी टफ वंस। देखिए डिफरेंस क्या है। सर द मॉडल इज सिमिलर टू बीसीजी बट देयर आर डिफरेंसेस। नंबर 1, मार्केट अट्रैक्टिवनेस रिप्लेसेस विच वन सर? मार्केट ग्रोथ। And competitive strength, that is your business strength, replaces your market share. बस ये एक सेंटेंस लिखने के लिए 2 नंबर दे देगा वो, उसके लिए कुछ और करने का जरूरत नहीं है। बट दिस क्वेश्चन विल कम एज अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन। एक सिचुएशन देगा जहां ये वाला पार्ट से 2 मार्क के लिए रहेगा, बाकी वो शायद मे बी 3 मार्क के लिए कुछ और आपसे पूछ लेगा अलग तरीके से, तो शायद आपको ये 2 मार्क के लिए लिखना पड़ सकता है। यू शुड जस्ट नो कि दोनों के फैक्टर्स में डिफरेंस है, एंड ऑब्वियसली इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कौन सा मॉडल बेटर रहेगा, मैकेंजी मॉडल बेटर रहेगा। विच वन विल बी बेटर? बिकॉज इट इज अ मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड लेस नैरो, एंड इसलिए उसने बीसीजी को क्रिटिसाइज भी किया है। एक पेज पीछे आइए, अब पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी। पेज नंबर 4.26, रीड लिमिटेशंस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। देखिए क्या बोलता है। सर थोड़ा बीकॉम लेवल डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड कॉस्टली है। ये तो सब बीकॉम लेवल हो गया। सर हमको एसबीओसी डिफाइन करना नहीं आएगा। वेरी नाइस, तो हम मॉडल लगा ही नहीं सकते। जैसे आईसीआई को लगा आपको एसबीओ क्या होता है बताने की जरूरत ही नहीं है, पर डायरेक्टली मॉडल पढ़ा सकते हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? क्योंकि एसबीओ तो आएगा चैप्टर 5 के अंदर, चैप्टर 1 2 3 4 में है ही नहीं, मैं तुमको बता रहा हूं। तो उनको लगा ये मॉडल तुमको समझ सकता है पर तुमको एसबीओ जानने का जरूरत नहीं है, पर तुमको तब लगेगा ना कि इट इज डिफिकल्ट टू इवन डिफाइन द एसबीओ। नंबर 3, देयर इज वेरी लिटिल एडवाइस फॉर फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि आपका फोकस करंट सिचुएशन पे है। व्हाट इज योर करंट मार्केट शेयर, व्हाट इज योर करंट ग्रोथ रेट, सो यू आर नॉट थिंकिंग मच इन डिटेल अबाउट द फ्यूचर एस्पेक्ट्स। प्लस सर देयर इज टू मच एम्फोसिस ऑन मार्केट शेयर एंड ग्रोथ, तो शायद कभी कभी आपको आज ग्रोथ बढ़िया लग रहा है इसलिए आप ऐसे इंडस्ट्रीज में एंटर कर जाएंगे। एक बीकॉम लेवल एग्जांपल देता हूं, डोंट थिंक लाइक दिस, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जस्ट अ रैंडम थॉट दैट केम टू माय माइंड। अब लास्ट 1 साल से जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप भाग रहे हैं, अगर आप उस बेसिस पे अज्यूम करते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में ही पैसा डालना चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, जो स्मॉल कैप मिड कैप जैसे कि फॉर एग्जांपल सुजलॉन, जैसे आपको सडनली देखने के लिए मिल रहा होगा, जो स्टॉक को कोई देख नहीं रहा था आज हर कोई उसी को देख रहा है। यू गेट इट्स डूइंग गोइंग थ्रू टर्न अराउंड स्ट्रेटजी बेस्ड आउट ऑफ पुणे ओनली। अपने क्लास में बच्चा भी था फाइनल के अंदर जो उसका ऑडिट की टीम के अंदर है, जाने दो अभी के लिए, लेट्स नॉट गेट देयर। इनसाइड ट्रेडिंग नहीं, आई एम नॉट अ शेयर होल्डर इन सुजलॉन, आई हैव नॉट पुट माय मनी इन सुजलॉन, डोंट प्लीज डोंट थिंक लाइक दिस। मैं तुमको अपने डीमैट अकाउंट वगैरह डिटेल्स दे सकता हूँ, नहीं किया है मैंने ऐसा, पब्लिक डोमेन बैक करके बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा था? हाँ, तो आप उस अजम्पशन के बेसिस पे कि आज करंटली स्मॉल कैप मिड कैप कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा है लास्ट 6 मंथ्स में, 9 मंथ्स में, 12 मंथ्स में, इसके बेसिस पे अगले 20 साल के लिए डिसीजन ले सकते हो क्या आप? नहीं। आई एम नॉट सेइंग द ग्रोथ पोटेंशियल इज नॉट देयर, बट आपने सिर्फ एक छोटे पीरियड का नंबर लेकर के डिसीजन ले लेना क्या होगा? गलत डिसीजन होगा। बिजनेस जनरली लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजाइजिंग करता है। यू शुड बी केयरफुल, यू शुड थिंक थ्रू ऑल दिस एंड देन यू शुड मेक अ राइट डिसीजन। लास्ट वन सर, कभी कभी आपको वो अनवाइज, मतलब जो वाइजर डिसीजन नहीं होगा, अनवाइज एक्सपेंशन करवा देगा इनटू हॉट न्यू रिस्की वेंचर्स, जहां पर शायद आपके लिए आगे सरवाइव करना मुश्किल होगा, या जो आपके वेल स्टैब्लिश बिजनेसेस थे, क्योंकि तुम्हारा मार्केट शेयर कम हो रहा होगा, वो बोलेगा ये अच्छा नहीं है, इधर से तुमने एग्जिट कर देना चाहिए। मतलब जो अच्छा रहेगा उससे एग्जिट करवा देगा जल्दबाजी में, और जो बढ़िया नहीं है उधर एक्सपेंशन करवा देगा। ऐसा हो सकता है इफ यू मेक अ वेरी नैरो थॉट प्रोसेस बिफोर मेकिंग द डिसीजन। ये कुछ लिमिटेशंस थे। इज दिस क्लियर टू यू? 2 मिनट स्पेंड कीजिए। बीसीजी मैकेंजी मॉडल खत्म हो गया। विल गो टू द लास्ट 2 मॉडल। एग्जाम में क्वेश्चन
3, बीसीजी में 2, या तो स्ट्रेटजीज पूछेगा या जनरल बीसीजी मॉडल पूछेगा। सिर्फ लिमिटेशन पूछे, प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो, मतलब मेरे को नहीं लगता है। अगर उसने मॉडल पूछा, डायग्राम बनाना पड़ता। अगर उसने सिर्फ स्ट्रेटेजी पूछा, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, यू हैव टू राइट दीज 4 स्ट्रेटेजीज। प्लीज ध्यान रखना, मेजोरिटी बच्चा होशियारी क्या करता है, जब वो स्ट्रेटेजी पूछता है वो लिखता है स्टार क्वेश्चन मार्क कैश काउ एंड डॉग, और फिर बोलता है मेरे को आईसीआई ने नंबर नहीं दिया। बिल्कुल अच्छा किया, तूने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, समझा क्या। दूसरा चीज, आफ्टर बीसीजी मैकेंजी पे आपसे वो नॉर्मल मैकेंजी मॉडल क्या है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपको कंपेयर करने के लिए बोल सकता है बीसीजी मैकेंजी में डिफरेंस क्या है। दे आर एक्चुअली कंपेरेबल एज अ मॉडल, इसलिए उनका कंपैरिजन के लिए 2 पॉइंट लिख करके दिया है, ये आपको आना चाहिए। आगे बढ़े क्या, चलिए थर्ड मॉडल पे जाते हैं। ये डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है, थोड़ा अलग डायरेक्शन में है, बट यस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज कॉल्ड एज एनसॉफ मॉडल, पेज नंबर 4.21। सर एग्जाम्पल वगैरह कुछ लिखने का फर्क नहीं पड़ता बेटा, सजेस्टेड आंसर में नहीं होते एग्जाम्पल्स। ये तुम्हारे 11th-12th के अंदर अच्छा लगता था जब तुम कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज के आंसर लिखते थे, उधर आपके टीचर बोलते थे राइट एज मेनी एग्जांपल्स एज पॉसिबल। वेरी नाइस, आई से डजंट केयर, यू अंडरस्टैंड दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता इधर। ओके पता चले तुमने जो कंपनी लिखा वो सामने लोगों को पसंद नहीं है तो बराबर है, बिकॉज डिसाइडिंग विच प्रोडक्ट इज स्टार इज सब्जेक्टिव, इट इज नॉट अ इजी जॉब। डू वन थिंग, अप्लाई इन आईटीसी, विच प्रोडक्ट इज स्टार, you can't find out. You need so much data for which the decision making cannot be done so easily. ये कंपनी के लिए इंटरनल पर्पस के लिए, जिसके पास में सारे डेटा का एक्सेस है। अब तुम्हारे मेरे पास डेटा का एक्सेस ही नहीं, हम डिसीजन कैसे ले लेंगे। हम ट्राई करेंगे, सेगमेंट रिपोर्टिंग में जाएंगे, थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालेंगे, बट स्टिल इट इज नॉट, इट इज ऑल्सो पीरियोडिकल, हिस्टोरिकल नंबर है वो, आज का एक्चुअल नंबर थोड़ी मिलेगा तुमको यार। थर्ड मॉडल एनसॉफ, एनसॉफ का जो मॉडल है दिस इज अराउंड, याद रखना, अ स्ट्रेटेजी कॉल्ड एज ग्रोथ स्ट्रेटेजी। मतलब एनसॉफ ने अज्यूम किया, आपने डिसाइड कर लिया है एक्सपेंशन, आपने डिसाइड कर लिया है ग्रोथ, तो ही मेरे एनसॉफ मॉडल को पढ़ना। दिस मॉडल इज रेलेवेंट ओनली व्हेन यू हैव डिसाइडेड विच स्ट्रेटेजी, ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। अगर वो डिसाइड कर लिया है तो ही इस मॉडल को पढ़ने का फायदा है। एनसॉफ ने बोला अगर आपको ग्रो करना है, आपको एक्सपैंड करना है, आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर को बेस रखा, उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके 4 सिचुएशंस बनाए। 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक इसने बोला क्या प्रोडक्ट में जो आप डील करते हो क्या वो सेम प्रोडक्ट बेचना चाहते हो या प्रोडक्ट में बदलाव लेना चाहते हो। दूसरा चीज, जो आपका ज्योग्राफिकल मार्केट आज आप टारगेट कर रहे हो, सेम ज्योग्राफिकल मार्केट में कुछ बेचना चाहते हो या नया ज्योग्राफिकल मार्केट टारगेट करना चाहते हो। तो यहां पर 2 वर्ड पे फोकस होगा, एक होगा वर्ड प्रोडक्ट, दूसरा क्या होगा वर्ड मार्केट। पर यहां पे मार्केट का रेफरेंस जो है वो है ज्योग्राफिकल मार्केट। विच मार्केट सर? ज्योग्राफिकल मार्केट। एनसॉफ ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल बनाया है। लुक एट द डायग्राम, क्या बोलता है? दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है वो या तो प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है या मार्केट पे या दोनों पे। मतलब इन दोनों वर्ड्स के अराउंड, दोनों फैक्टर्स के अराउंड पूरा मॉडल बिल्ड किया गया है। इन्होंने क्या बोला? आपके पास 4 ऑप्शन है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन। या तो सर आपको अगर अपने प्रोडक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस है, यू बिलीव दिस इज अ ग्लोबल प्रोडक्ट, मैं इसको किधर भी बेच सकता हूं, तो मैं क्यों आज सिर्फ इंडिया में बेचूं? डू वन थिंग, सेम प्रोडक्ट को नए मार्केट में बेचने का ट्राई कीजिए। दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसका कीजिए? मार्केट का। प्रोडक्ट सेम रहेगा। आई बिलीव द सेम प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, स्टारबक्स। अब आप रिसेंटली नोटिस करेंगे, इफ यू आर फॉलोइंग द स्टारबक्स स्टोरी, धीरे धीरे इंडिया में ग्रो किया,
अब अच्छा स्टेज पे आ गया है, रेस्पॉन्स बढ़िया मिला. डू यू नो स्टारबक्स हैज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्टारबक्स रिजर्व. इट्स अ रेस्टोरेंट मॉडल. स्टारबक्स नॉर्मली कॉफी शॉप होता है, बराबर है. रिजर्व इज अ स्पेशल यू कैन से कॉफी शॉप, जहां पर आपको नॉर्मल कॉफी शॉप के बियॉन्ड एडिशनल चीजें सर्व करके दी जाएगी. इट्स लाइक उनका फ्लैगशिप स्टोर होता है, जहां पर मतलब वो आपको नॉर्मल अपने मेन्यू कार्ड के बियॉन्ड चीजें प्रोवाइड करेंगे. आपका जो और वो जो एरिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ साइज वो बहुत बड़ा रहेगा, आपका एक्सपीरियंस अलग रहेगा. आई डोंट नो अबाउट बॉम्बे विच दे ओपनड अप रिसेंटली, आई एम नॉट श्योर, बट in other countries they have this concept. If it is a reserve, you get to even learn how to make coffee, you get to taste different flavors of coffee. मतलब उन्होंने एडिशनल चीजों का ऐड किया होता है, ट्रेनिंग वाली चीज पे फोकस करता है. कैन आई से इट्स अ मॉडल. उन्होंने जब इंडिया में स्टारबक्स लॉन्च किया तो सीधा स्टारबक्स रिजर्व नहीं लेके आए. उन्होंने पहले देखा स्टारबक्स पहले बिकेगा क्या, फिर अगर मुझे समझ में आया ये प्रोडक्ट बिकेगा अगर फॉर एग्जांपल, तो अब मेरा जो सेम यूएस मॉडल है वो इंडिया में भी कंट्रोल ही कर देंगे. सो आपको समझ में आ गया, आपका बिजनेस मॉडल जो आपका जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट है, ये सेलेबल है. तो मैं क्या करने का, सेम प्रोडक्ट को एक ज्योग्राफिकल मार्केट में बेचा, इधर मेरे को अगर बढ़िया रिस्पॉन्स मिला तो सेम प्रोडक्ट को क्यों ना मैं दूसरे मार्केट में जाकर के बेचूं. दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट. सर्च करना द बेस्ट स्टारबक रिजर्व्स इन द वर्ल्ड एंड यू विल सी ऐसे ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स जो आपने कभी जिंदगी में देखे नहीं होंगे. वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वंस. प्लीज कम बैक. नंबर 1, सबसे पहला चीज, आप प्रोडक्ट सेम रखेंगे, डेवलप क्या करेंगे, मार्केट को. दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट. दूसरा चीज, आपको लगता है सर मार्केट सेम है, दिस टारगेट मार्केट इज लॉयल. इस टारगेट मार्केट को, लॉयल टारगेट मार्केट को सेम प्रोडक्ट तो आप बेच ही रहे हो, क्यों ना कोई नया प्रोडक्ट ला करके बेचा जाए जिससे हमारा ओवरऑल रेवेन्यू, क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रो करना. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए. तो या तो सेम प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में जाके बेचो, या कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आओ और सेम मार्केट में बेचो. दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहां पे मार्केट सेम रहेगा बट क्या बदल जाएगा, प्रोडक्ट बदल जाएगा. तो 4 सिचुएशंस है, एक कहलाएगा मार्केट डेवलपमेंट, दूसरा कहलाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट. देखिए मार्केट डेवलपमेंट में आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेचेंगे बट इस बार कहां बेचेंगे, नए मार्केट के अंदर. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर कैन आई से आप नया प्रोडक्ट लेकर के आएंगे बट इस बार कौन से मार्केट में बेचेंगे, एग्जिस्टिंग मार्केट में. सिंपल है, अगर मार्केट डेवलप हो रहा है मतलब मार्केट चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है मतलब प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, मार्केट क्या रहेगा, सेम रहेगा. तीसरा चीज, अगर मेरे को लगता है सबसे मुश्किल चीज है ये, जनरली सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट, इनको ही ज्यादा बेच करके रेवेन्यू बढ़ाने का है. दिस इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन, जहां पर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचना है. नो चेंज इन मार्केट, नो चेंज इन प्रोडक्ट. इट्स अ टफ कॉल. आप चाहते हैं एग्जिस्टिंग लोग आपसे ज्यादा कंज्यूम करें, इसके लिए बहुत अग्रेसिवली प्रमोशनल कैंपेन्स वगैरह करने पड़ेंगे, शायद डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, ऑफर्स लेके आने पड़ेंगे, जिससे आप सेम टारगेट मार्केट को कन्विंस कर पाएंगे टू कंज्यूम मोर. इट्स अ टफ कॉल बट मार्केट पेनिट्रेशन इज स्टिल पॉसिबल. तो सर 3 ऑप्शन, पहला वाला सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, दिस इज कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन. सर प्रोडक्ट सेम रहेगा मार्केट अलग रहेगा, कहना इसे मार्केट डेवलपमेंट. तीसरा वाला मार्केट सेम रहेगा प्रोडक्ट अलग रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. एंड द लास्ट वन, इनसॉफ को ज्यादा समझ में नहीं आया, उन्होंने बोला जब नया प्रोडक्ट नया मार्केट, दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन. ऐसा होता नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन भी रिलेटेड होता है, अनरिलेटेड होता है, उसकी भी 4 कैटेगरीज होती है जो ऑथर इधर भी गड़बड़ करके गया है, कल बताएंगे वो चीज, डोंट वरी. अभी के लिए इनका डाइवर्सिफिकेशन मतलब नया मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट बेचने के लिए चाहेंगे. दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन. इनसॉफ के हिसाब से 4 अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, चारों की चारों किसकी एग्जांपल है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी की एग्जांपल है. दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी. समझा क्या? आइए डिस्कस करते हैं. मेरे हिसाब से ये 3 इंपॉर्टेंट है, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट. इसमें भी पूछोगे टू बी वेरी स्पेसिफिक, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डाइवर्सिफिकेशन इधर से नहीं आता क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन खुद ढंग से दूसरे चैप्टर, इसी चैप्टर में वापस अलग हेडिंग में लिखा हुआ है. So they will actually ask you a good question on diversification rather than asking from ENSOF point of view. तो इधर ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आइए पढ़ के क्लोज करते हैं. सर this is a portfolio planning tool but remember for which opportunities, growth opportunities. मतलब ये मॉडल किसके लिए रहेगा, ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए रहेगा. पहला पढ़ते हैं मार्केट पेनिट्रेशन. सिंपल सा लाइन है हमेशा मार्केट पेनिट्रेशन में, पहला लाइन लिखने का, सर ये ग्रोथ स्ट्रेटेजी है जहां पे बिजनेस फोकस करता है
अब पेनिट्रेशन मतलब किस पे फोकस कर रहा है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट. सो फर्स्ट लाइन हमेशा इट्स अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी जहां हम फोकस करेंगे. वर्ड क्या आएगा? सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट. अगली बार क्या आएगा? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट. अगली बार क्या आएगा? न्यू प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट. ऐसा वर्ड चेंज होते जाएगा, पर पहला सेंटेंस सब जगह पे क्या रहेगा? सेम रहेगा. इधर पिक कर लो, इधर भी पिक कर लो, अगले वाले में भी फर्स्ट सेंटेंस वो बदलने वाला नहीं है. फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज पिक करके लिखने का. आइए, मार्केट पेनिट्रेशन. सर इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है? हम ज्यादा सेल्स अचीव करना चाहते हैं टू द सेम कस्टमर्स, बट विदाउट चेंजिंग प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट को भी मेजर बदलना नहीं चाहते हैं, उनको सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे सेम कस्टमर्स को. इट्स गोइंग टू बी अ टफ कॉल. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग. मतलब अग्रेसिवली प्रमोशनल कैंपेन लाने पड़ेंगे. कैन आई से बहुत अग्रेसिवली सेलिंग करने के लिए जाएंगे तो ही आपके लिए ये मार्केट पेनिट्रेशन वर्क करेगा. इज दिस क्लियर टू यू? कभी कभी बोलते हैं एक तरीका ये है, इंक्रीज द यूसेज बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. उन्हें कन्विंस करो कि आपने ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए. टफ कॉल है. आपका एडवर्टाइजिंग कितना इफेक्टिव होता है, कितना बढ़िया होता है, उस पर डिपेंड करता है. नॉर्मली आप बोल दें कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करने से हेल्थ बेनिफिट मिलता है, तो लोग शायद कंज्यूम कर लेंगे. मतलब यू हैव टू यूज सर्टेन मैकेनिज्म बाय विच मेकिंग पीपल रियलाइज कि क्यों ना हम ये सेम प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो शायद आपको फायदा मिल सकता है. डजंट मैटर. डू यू अंडरस्टैंड मार्केट पेनिट्रेशन? एग्जाम्पल तो भाई याद है ऐसी है क्या? एग्जाम्पल पढ़ो. Gucci, a luxury clothing brand, selling its luxury clothing in European markets with new design. अरे new design is not right. New design बोलते क्या हो जाएगा? Product development हो जाएगा. समझ लो क्या? अभी कौन समझा? ये बोलते नहीं नहीं सर, design is not product sir. Design is part. It's just a small thing sir. Please don't argue. Okay. जाने दो. Do you understand market penetration? Best example बताऊंगा. बिग बाजार, डी मार्ट, जो आपको 26 जनवरी 15 अगस्त चीनी के साथ नमक, इस साथ में आटा, वॉट एवर इट इज कॉम्बिनेशन, ट्राइंग टू मेक यू बाय मोर. यू अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट वन, मार्केट डेवलपमेंट. फर्स्ट टाइम को मार्क कीजिएगा. ग्रोथ स्ट्रेटेजी, जहां पर आप ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कहां बेचना चाहेंगे? नए मार्केट में बेचना चाहेंगे. इट इज अ स्ट्रेटेजी जहां पर आप नए मार्केट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे. इट कैन बी योर न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट्स, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगेगा, ऑब्वियसली नया प्राइसिंग पॉलिसी बनाना पड़ेगा, नए कस्टमर्स को आपने को अट्रैक्ट करना पड़ेगा. बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? सेम प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, बस नए मार्केट में ले जाके बेचना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसको मार्केटिंग भी अलग तरीके से करके, डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से करके बेचने का ट्राई करना पड़ेगा. एग्जाम्पल चितले भागरवाड़ी पूना में भी मिलता है, अब आपको सेम जाकर के यूएस के अंदर बेचने का है. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो भागरवाड़ी आपको उधर भी मिलेगा. भागरवाड़ी होता ना, व्हाट डू यू कॉल दिस? वॉट एवर इट इज, आपका स्नैक्स है ये. सो विल से इट्स अ फ्राइड स्नैक व्हिच यू कैन हैव अलोंग विद टी. तो आपको थोड़ा सा सेल करने का ट्राई करना पड़ेगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा? उधर जहां पे आपका लोकल इंडियन स्टोर ज्यादा रहेगा, उनको देना पड़ेगा ना उसका एक्सेस, तब जाके इंडियन को दिखेगा और भागरवाड़ी दिखेगी, उसको बोलेगा मैं खा लेता हूँ. यू नो, जी ललचाए, वैसा होना चाहिए ना. वैसा नहीं हुआ तो काय को खरीदेगा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो दैट्स हाउ इट इज. यूएस के अंदर आई थिंक मैं शेयर करता हूँ हमेशा, एक बार वापस से बोलता हूँ, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल. इट्स कॉल्ड पटेल ब्रदर्स. सर्च करना, मतलब $1 बिलियन बिजनेस. आपका डीमार्ट का बड़ा वर्जन है, बट ओनली एंड ओनली फॉर इंडियन कम्युनिटी. बट उसमें आजकल इंडियन से ज्यादा आपको अमेरिकन मिलेंगे, क्योंकि ऐसा मान के चलिए जो जो आपको इंडिया में मिलता है सब कुछ एक स्टोर में मिलेगा. एवरीथिंग इन वन सिंगल स्टोर, एंड इट्स लाइक ह्यूज. प्रेस्टीज पॉइंट का 8-10 गुना कम से कम, 8-10 टाइम्स वेरी मिनिमम. इसका 4-5 टाइम्स तो पार्किंग साइज रहेगा. ऑब्वियसली खाली जगह है उधर, कुछ है ही नहीं है यार. लैंड पार्सल कितना बड़ा है यूएस के पास में, हमारे कंपेरिजन में 3-3.5 टाइम्स है, और पॉपुलेशन हमसे 1/3 भी नहीं है. समझा क्या? 9 सेल मैट्रिक्स हो जाएगा. आई मीन दे हैव टू मच इन लिटरल टर्म्स. तो ऑब्वियसली उधर मतलब पार्किंग स्पेस ही इससे कम से कम 4-5 टाइम्स बड़ा रहेगा. तो उनका लॉजिक क्या है? क्यों ना सारा का सारा सप्लाई एक ही जगह आना चाहिए. तो इंसान एक ही स्टोर में गया, सब कुछ एक ही जगह मिलेगा, और वो आपके लिए नहीं, अपने कम्युनिटी के लिए लेके जाओ. देयर इज सो मच लिटरली, एंड दे सेल इन बल्क एज अ इंडिविजुअल पर्सन. सो आई वेंट देयर वंस, एक बार ओवर एक्साइटमेंट होकर के. तो एक अकेला आदमी कितना खरीद सकता है? द पैक्स आर ऑफ 12 का पैक, 18 का पैक. इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट वेस्टिंग.
अब कितना लेकर के जाओगे, मतलब वो इंडिविजुअल इंसान के हिसाब से सामान है ही नहीं उधर, वो पूरी कम्युनिटी के हिसाब से बिकता है। एंड गुड बिजनेस मॉडल, $1 बिलियन बिजनेस मॉडल। जाने दीजिए अभी के लिए मार्केट डेवलपमेंट। दिस इज बेसिकली सेम प्रोडक्ट इन अ न्यू मार्केट। थर्ड वन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सेम ग्रोथ स्ट्रेटजी एम्स एट इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स इनटू मार्क द वर्ड एग्जिस्टिंग मार्केट्स। ऑब्वियसली इसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। आगे पढ़ाएंगे आपको स्ट्रेटजी दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट बदलाव लाने पड़ेंगे। आपको अगर लगता है आपका टारगेट मार्केट लॉयल है, आप इसको नया प्रोडक्ट ला करके बेचेंगे, शायद वो इजीली कंज्यूम कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो शायद आपके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा। रिमेंबर, नए कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करने पड़ेंगे, नए प्रोडक्ट्स बिल्ड करके आपको बेचने का ट्राई करना पड़ेगा। मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर सिग्निफिकेंट बदलाव लाना पड़ेगा। मार्केट शेयर आपके पास ऑलरेडी है, टारगेट मार्केट ऑलरेडी है, प्रोडक्ट्स में सीरियस चेंजेस आपको लेके आने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कैन वी गो टू द लास्ट वन? प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हजारों एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। मतलब जो कंपनीज एक बार अपना, जैसे आप अपना सिस्का देख लीजिए, सिस्का एलईडी, इसका ट्रिमर भी आता है, पावर बैंक भी आता है। कैन आई से वंस अ ब्रांड नेम, एक वैल्यू बिल्ड हो जाए, उसके बाद मैं उसके अराउंड कोई भी नया प्रोडक्ट बेच सकता हूं। एमआई ओरिजिनली ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज योर स्मार्टफोन स्पेसिफिकली। फिर आपका टीवी बेचना शुरू कर दिया उसने, फिर वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, सब बेचता है यार अभी आज की तारीख में। पेन भी आता है उसका, हाँ ग्रेट नहीं है, ठीक है। एमआई हाँ, एमआई का पेन भी आता है। हाँ, टूथब्रश भी आता है क्या? मतलब कुछ भी आता है बेसिकली। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज बीकॉम लेवल। इनके हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन फर्स्ट लाइन को मार्क कर लीजिएगा। न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट्स। बाकी डाइवर्सिफिकेशन ग्रेट नहीं है, दैट विल बी डिस्कस्ड मोर इन डिटेल इन टुमारोज लेक्चर, जब आपको एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पढ़ाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड द एंड्स ऑफ मॉडल? फोकस किधर करेंगे? मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पेनिट्रेशन भी पढ़ लेना, बट मेजर फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज योर एंड्स ऑफ। इट इज नॉट कंपेरेबल विद बीसीजी मैकेंजी। वो जनरल पोर्टफोलियो एनालिसिस था, ये स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए। किसके लिए? स्पेसिफिकली ग्रोथ के लिए है। बस यहां पे प्रोडक्ट एंड मार्केट दो चीजों के हिसाब से बदलाव ला करके ग्रोथ को अचीव किया जाएगा। लास्ट मॉडल इज कॉल्ड एज एडीएल मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड एज आर्थर डी लिटिल। एडीएल मॉडल नॉट अ ग्रेट मॉडल, बट उनका अप्रोच बराबर था। उन्होंने क्या बोला? सबने इतने मॉडल बना ही दिए जिंदगी में, पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिख ही दिया है, मैं उसे सब ही बना देता हूं। तो इन्होंने एक टेबल बनाया, सीधा टेबल पे आ जाओ डायरेक्टली, कम टू द बॉक्स। 4.24। आईसीआई ने आज तक अभी बॉक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा, बिकॉज उनको समझा ही नहीं पूछना कैसे। बराबर है, मतलब इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू आस्क अ क्वेश्चन। I've been teaching for years, they never. I'll tell you what they could ask. मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। बट ये मॉडल क्या बोलता है पहले समझो। आप अपने प्रोडक्ट के अंदर, आप अपने बिजनेस के अंदर दो चीजों को समझो। सबसे पहले जो याद है क्या वर्ड? बिजनेस स्ट्रेंथ आपका फ्रॉम मैकेंजी मॉडल। सेम चीज यहां पे, मतलब आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कैसा है? आर यू डोमिनेंट इन द मार्केट? आर यू द वीकेस्ट वन इन द मार्केट? आर यू द स्ट्रॉन्ग प्लेयर? इन्होंने 5 कैटेगरी बनाई है। सबसे बेस्ट पोजीशन डोमिनेंट होता है, मतलब इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ मोनोपोली। नंबर 2 इज स्ट्रॉन्ग, जहां पर आप लीडर हो, बाकी प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, सबसे बड़ा मार्केट शेयर आपके पास में रहेगा। थर्ड इज फेवरेबल। थर्ड इज फेवरेबल, जहां पे अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, कोई एक मार्केट लीडर नहीं है, बट you have a decent market share. Then there is something called as tenable, मतलब आप सर्वाइव कर पा रहे हो। क्या कर पा रहे हो? सर्वाइव। आपसे बेटर प्लेयर एग्जिस्ट करता है। एंड सबसे लास्ट बोला था वीक। बेसिकली बिजनेस स्ट्रेंथ को इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यू कैन बी ईदर डोमिनेंट वन, और स्ट्रॉन्ग, और फेवरेबल, और टीनेबल, और वीक। ये 5 अलग अलग सिनेरियोज दिए हैं इन टर्म्स ऑफ योर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो पहले आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आपका कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, उसको एक फैक्टर मान लिया। दूसरा पीएलसी, याद है केवल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में है, ग्रोथ फेज में है, मेच्योरिटी फेज में है, या एजिंग डिक्लाइन फेज में है। मतलब 2 फैक्टर, हाउ कॉम्पिटिटिवली स्ट्रॉन्ग यू आर, बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से फेज में हो, कौन से स्टेज में हो। इन दोनों के बेसिस पे हम आपको स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करेंगे। इन्होंने रेकमेंडेशन बना के दी है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हो
एंड यहां पे ग्रोथ भी है तो डिफरेंशिएट करो या कॉस्ट लीडरशिप अचीव करो, छोटे फर्म्स को अटैक करो मतलब खरीदने का ट्राई करो, मतलब बाय देम आउट, आप उससे मार्केट शेयर गेन कर सकते हो। ये सिर्फ रिकमेंडेशंस है, बट रिकमेंडेशन किस पे बेस्ड है? दो फैक्टर पे। नंबर वन, हाउ गुड इज योर कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, इसके हिसाब से इन्होंने आपको रिकमेंडेशंस दिए हैं। मतलब एडीएल मैट्रिक्स किस पे डिपेंडेंट है? दो चीजों पे, आपका बिजनेस स्ट्रेंथ मतलब कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एंड दूसरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में है, कौन से फेज में है। इन दोनों के बेसिस पे स्ट्रेटेजी का रिकमेंडेशन आएगा। पहले दो फैक्टर क्या है एडीएल में, ये पता होना चाहिए। बट दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन के 5 क्राइटेरियाज क्या क्या है? नंबर 1, डोमिनेंट। एकदम रेयर सिचुएशन है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मोनोपोली, कि किसी और का कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, आपके पास ही मेजर मार्केट शेयर है। ये रेयर है, नॉर्मली नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह के केस में हो सकता है, क्योंकि एज अ कंट्री आपके पास में उन रिसोर्सेज का एक्सेस रहेगा, किसी और के पास में उनका एक्सेस ही नहीं है, इसलिए आपका पोजीशन क्या होगा? डोमिनेंट पोजीशन होगा। अब देख लीजिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ रशिया, वो रीजन समझ लीजिएगा, ओपेक कंट्री समझ जाइए आप, बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस का आपका रिजर्व्स का एक्सेस क्या है, उस वजह से आपका पोजीशन डोमिनेंट हो सकता है। या फिर योर आईआरसीटीसी, क्योंकि ये मोनोपोली ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सी रेलवेज रिलेटेड मेजर जो बिजनेसेस हैं, जहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल ही अगर गवर्नमेंट एंटिटीज के पास रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां प्राइवेट प्लेयर को ऑप्शन मिल जाएगा वहां डोमिनेंट पोजीशन नहीं हो पाएगा। दूसरा देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग, ये पॉसिबल है सर। यहां पर फर्म के पास ना एक अच्छा फ्रीडम है कि वो कोई सा भी स्ट्रेटेजी चूज कर सकता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिटर्स। मतलब कहना इसे, यहां पर बाकी प्लेयर्स है पर आप लीडर हो, बाकी प्लेयर्स है बट आप क्या हो? लीडर हो। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग। यहां पे ध्यान, एक लाइन को मार्क कीजिएगा, यू हैव द फ्रीडम ओवर द चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हो, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द इंडस्ट्री। देयर इज द फ्रीडम ओवर द चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी। यू आर नॉट स्कैर्ड कि कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि आप क्या है? स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। फेवरेबल में ऐसा होगा कि इंडस्ट्री में कोई लीडर ही नहीं है। जनरली कम्स व्हेन इंडस्ट्री इज फ्रेगमेंटेड, मतलब डिवाइडेड है बहुत टुकड़ों में, एंड कोई भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट नहीं करता है, मतलब कोई लीडर है ही नहीं। मतलब बहुत सारे प्लेयर्स है, सबका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, बट नो वन सिंगल लीडर। इंडिया का एफएमसीजी अगर आप मुझे पूछेंगे, डिवाइडेड बिटवीन 4 and 5 प्लेयर्स, नॉट वन प्लेयर हु हैज 70-80% मार्केट शेयर डायरेक्टली, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, सारे के सारे क्या है? फेवरेबल प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट वन, टीनेबल। टीनेबल मतलब आप बस सर्वाइव कर पा रहे हो, someone else is definitely doing better than you, so basically someone will attack your business, they will try to gain your market. Tenable देखिए, firm within this category are able to perform satisfactorily or they can just justify कि हम इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने चाहिए। they are vulnerable because of increased competition from stronger companies, क्योंकि can I say जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर है वो पहले टीनेबल को उठा करके अटैक करना चाहेगा। And the last one is called as weak. यहां पर आपका परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, तो हम बोलेंगे आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। यहां पर आपका सबसे वीकेस्ट पॉसिबल पोजीशन होगा। कैन आई से, आई शुड नो फॉर एडीएल मैट्रिक्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, 5 क्राइटेरियाज दिए हैं। पहले समझो आपका कौन सा प्रोडक्ट किस क्राइटेरिया में आता है, फिर वो प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज में है। इन दोनों के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि हमने एज अ बिजनेस कैसे स्ट्रेटेजाइजिंग करना चाहिए। दिस इज योर एडीएल मॉडल। आपको ये टेबल याद नहीं करना है, टेबल में 2 चीज पता होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव पोजीशन में क्या क्या आता है, एंड दिख रहा है क्या? स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी, मतलब दिस इज योर पीएलसी। एम्ब्रियोनिक इज इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, थर्ड इज मैच्योरिटी, डिक्लाइन की जगह वर्ड क्या है? एजिंग है। सेम ही चीज है, मतलब 2 चीज पता क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी। ये दोनों क्या है? मेरे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर एडीएल मैट्रिक्स काम करता है, जिसके ऊपर एडीएल मैट्रिक्स काम करता है। समझा क्या? देखो, there was a time when these models used to be very very important from exam point of view। फिर ओल्ड सिलेबस में भी क्या हुआ, उन्होंने मॉडल को ना चैप्टर 2 में डाल दिया, जिसमें बहुत सारी चीजें थी, जिस वजह से इन मॉडल का रेलेवेंस कम हो गया। अब मुझे क्या लगता है, सुनिएगा, पहली बार चैप्टर 4 2 ही चीजें,
आपके सारे मॉडल्स, एंड दूसरा आपकी 4 स्ट्रेटेजीज, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो हेडिंग है, कंटेंट है ही नहीं। तो एक क्वेश्चन तो स्ट्रेटेजी पे आएगा और एक क्वेश्चन मॉडल पे आएगा। मेरे हिसाब से इस अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स वन क्वेश्चन ऑन वन ऑफ दीज मॉडल्स विल स्टार्ट कम एज अ रिकरिंग क्वेश्चन। मान के चलिए शायद पहली बार बीसीजी पे आ जाए, दूसरी बार एनसॉफ पे आ जाए, इनमें से किसी न किसी मॉडल पे एक क्वेश्चन, एंड जो कल आपको स्ट्रेटेजीज पढ़ाऊंगा उनमें से किसी न किसी स्ट्रेटेजी पे एक क्वेश्चन। अब ये आपको फ्रीक्वेंटली आने वाले अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि चैप्टर 4 में 2 ही चीज है, आपके सारे 4 मॉडल्स जो हैं प्लस आपकी 4 स्ट्रेटेजीज जो आपको कल पढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। और 10 मार्क का वेटेज है आपके चैप्टर का, मतलब 4 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन, 1 फ्रॉम द मॉडल, 1 फ्रॉम द स्ट्रेटेजी, मेरे हिसाब से आना चाहिए लॉजिकली अगर आप मुझे पूछेंगे। उसके अलावा एमसीक्यू ऑब्वियसली किसी भी सिचुएशन में बिल्ड हो सकता है, चाहे वो एमसीक्यू बनाएगा तो ये फैक्टर्स याद रहने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू जनरली फैक्टर्स के अराउंड आएंगे इस चैप्टर के अंदर। सर बीसीजी क्या फैक्टर्स थे? ग्रोथ शेयर, मतलब मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। मैकेंजी क्या फैक्टर थे? मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। एनसॉफ पूरा का पूरा मॉडल ग्रोथ पे था, बट 2 वर्ड के अराउंड था, प्रोडक्ट एंड मार्केट। या तो प्रोडक्ट चेंज होगा या मार्केट चेंज होगा, या दोनों सेम रहेंगे, दोनों चेंज होंगे, हाँ या ना। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज एडीएल, जिसमें कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंपॉर्टेंट है एंड स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री मेच्योरिटी, दूसरे शब्दों में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस। ये चीजें पता होनी चाहिए, इनके अराउंड एमसीक्यू बिल्ड हो सकता है। अभी गुड, बस बाकी तो कुछ ग्रेट नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है मेरे हिसाब से। देखो इस बार एसएम का एक बेनिफिट जो है, तो सारे डेंजरस चीजें हैं, सबकी सब चैप्टर 5 में है, सब कुछ, तो तुम्हारे लिए फायदा हो गया। उसका वेटेज तो मिलाकर 10 मार्क ही है, एंड उसमें मैं तुमको जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं जितना समझता हूं आईसीआई को, अगले 2-3 अटेम्प्ट तो जो नया है ना, उनको वही पूछने से फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना नया है चैप्टर 5 के अंदर। तो उसमें भी जो पुराना वाला पार्ट रहेगा ना, नहीं आता, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह पे तो मेरे को डाउट है, 1 मार्क के बियॉन्ड क्वेश्चन आने का चांस भी नहीं है अभी, क्योंकि इतना सब कुछ है चैप्टर 5 में, मतलब मेरे से 50 पेज रहेगा समरी के बावजूद भी रहेगा। ये समरी है यार, जेन्युइनली बोल रहा हूं, 50 पेज उसके बावजूद भी, दैट्स एज गुड एज अ सब्जेक्ट। लिटरली 50 पेज कम होता है क्या यार, वो भी समरी के अंदर, इट्स वेरी वास्ट। और वेटेज 10 मार्क का है, बिकॉज ऐसे ने बोला हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है, तो स्मार्ट बनो। चैप्टर 1, 4, 3 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर रोना बहुत आएगा क्योंकि बीसीके है, तुमको पढ़ने का मन नहीं करेगा, पेस्टल मैट्रिक्स पढ़ने का मन नहीं करेगा, मेरे को मालूम है, बट अदरवाइज है आसान। मतलब चैलेंज जो आने वाला है 5 के अंदर, 5 में तुमको बोल रहा हूं, जो मैं बोलूंगा, जो पहले नया है उतरे पढ़ो, पहले वो खत्म कर दो, बाद वाला जो मैं बोलता हूं उतना पढ़ लेने का, मैं डिसएग्री नहीं करता हूं, बट स्ट्रेटेजिकली ऐसे के मंडवे से वो परफेक्ट है। अच्छा इस बार तुम डर क्यों रहे हो, वापस भूलो मत, एफएम है, ईआईएस नहीं है। कम से कम एफएम से ये तो उम्मीद रख सकते हो कि 20-25 तो दे देगा, इतना उम्मीद तो कर सकते हो। उसके अंदर भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का थ्योरी आएगा, रोल ऑफ सीएफओ आ सकता है, हाँ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन आ सकता है, रहेगा ना बेटा, के कचरा थ्योरी रहेगा चैप्टर 1 के अंदर 100%। दे विल नॉट चेंज करेंगे नहीं, 20 साल से सेम है, इट्स नॉट पॉसिबल, इट विल नेवर चेंज। मैंने कभी ओपन नहीं किया, मेरे को पक्का पता है, पर ये रहेगा, तो फ्यू थिंग्स डोंट चेंज। तो अब ये सोचिए आपके पास एक एडेड एडवांटेज है, बस इसी वजह से इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा आसान या चिल मत लीजिएगा, वरना इधर का थोड़ा बहुत भी आसपास नहीं गए तो ऐसे मस्त 0-0 देते, ऐसे ऐसे शर्मनाक नंबर आते हैं, मतलब 50 में से 5, 50 में से 7, मतलब सिंगल डिजिट नंबर्स। इट्स ओके, बट इसमें पता है ऐसा नहीं तेरे को समझा नहीं है सब्जेक्ट, समझा है, बट तूने जो आईसीआई वाला एफर्ट है वो मस्त 0 डाला है, तूने सोचा ही नहीं आईसीआई क्या पूछेगा, मैंने क्या लिखने का है, बस वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इफ यू डू दैट यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। Are we good? Tomorrow we'll target to finish chapter number 4 and we'll also discuss some questions. Are we good? Thank you. Enjoy. Bye bye. Thank you, online students. Thank you, guys.